हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं ना? अच्छे रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई जितना बढ़िया करिएगा उतना अच्छा होगा। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं, एजुकेशन एक ऐसा विपन है जो आपके फ्यूचर को ढालता है, आपके भविष्य को बनाता है। तो इसलिए देखिए, नाराज़ नहीं होइए, कभी दुखी नहीं होइए, मेहनत करते रहिए लगन से। कभी न कभी सक्सेस मिलेगा आपको। इस वजह से टाइम को बर्बाद नहीं करिए। और सब लोग लॉकडाउन में मस्त है, आप उसमें मस्त नहीं होइए, आप मेहनत करते रहिए। देखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका भविष्य। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन पढ़े थे हाइजेंस प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन। आज जो पढ़ते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा टर्म है, पहले आज सीखिएगा तब आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स, कला संबंध तथा अकला संबंध स्रोत। पहला है आपका कोहेरेंट सोर्स। देखिए, कोहेरेंट सोर्स आपका क्या बताते हैं? कोहेरेंट सोर्स कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। ये जो है ये कोहेरेंट सोर्स जो है, जैसे दो कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे दो बल्ब है, उसको कोहेरेंट कब कहेंगे? जब उससे लाइट निकलेगा, उस लाइट का वेवलेंथ सेम हो जाए। देखिए, दो बातें हम कहेंगे। यदि वेवलेंथ सेम होता है तो वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं। तो उसी मीडियम में है, वेलोसिटी तो वही होगा, वेवलेंथ भी सेम है। तो दैट मीन्स यदि वेवलेंथ सेम कह दिए तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी सेम कह दिए तो वेवलेंथ सेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तरंगदैर्घ्य समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो तो आवृत्ति समान होगा। यदि कह देंगे कि आवृत्ति समान है तो तरंगदैर्घ्य समान होगा। दूसरी बातें क्या है? जब दोनों सोर्स से निकले हुए लाइट का वेवलेंथ सेम हो, और सेकेंड पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। देखिए, फेज डिफरेंस क्या? ये वेव है और दूसरा भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसका भी फेज जीरो है, इसका भी फेज जीरो है। फेज हम बताए थे ना क्या? फेज ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का पोजीशन भी देता है और डायरेक्शन भी देता है। जैसे यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ से स्टार्ट करता है ये 0 डिग्री, यहाँ पे गया 90 डिग्री, फिर वापस आया यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे जाके 360 डिग्री। समझिए, यहाँ पे 0 डिग्री फेज, वहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, जैसे फिर बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो इसका भी फेज जीरो है, इसका भी फेज जीरो है, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 - 0 0 हो जाएगा। तो ऑलवेज जीरो हो, या नहीं तो कांस्टेंट हो, या नहीं तो क्या बच्चे कांस्टेंट हो। अब देखिए, दूसरा ऐसे चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे जीरो है, तो डिफरेंस पाई - 0 तो पाई हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे कहने का मतलब है क्या कि दूसरा बातें हम क्या बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, कलांतर फेज डिफरेंस जीरो हो, या नहीं तो हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे कि 180 डिग्री हुआ तो हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री हो, तब उस दोनों सोर्स को हम लोग कह देंगे कोहेरेंट सोर्स। हम फिर से बताते हैं। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, दो सोर्स है लाइट का, दो बल्ब अपने घर में लाए खरीद करके, दोनों बल्ब को जला दिए, और दोनों बल्ब से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट का वेवलेंथ सेम है। तो वेवलेंथ हम कह दिए सेम है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तरंगदैर्घ्य सेम है, समान है, तो आवृत्ति भी समान होगा। दूसरी बात है कि उसका फेज डिफरेंस का बात करें, दोनों का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस देखिए, जैसे हम यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट किए 0 डिग्री, उसका भी 0 डिग्री, तो डिफरेंस 0 डिग्री, तो डिफरेंस हमेशा 0 डिग्री हो, या नहीं तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे पहले शुरू में हम यहाँ से हाथ चलाना स्टार्ट किए मीन पोजीशन से, और दूसरा यहाँ से एक्सट्रीम से, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस यदि 90 है बिगिनिंग में, तो हमेशा 90 डिग्री, दैट मीन्स कांस्टेंट। मेरी बात समझिए, वेवलेंथ समान होना चाहिए, एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो या कांस्टेंट। फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होगा तो दोनों सोर्स को हम लोग कैसा सोर्स कह देंगे? कोहेरेंट सोर्स कह देंगे। समझ गए? टू सोर्स ऑफ लाइट
are said to be coherent, are said to be coherent if light emitted from them have the same wavelength, ठीक है ना, या फ्रीक्वेंसी, same wavelength frequency and have the and phase difference is zero or constant, and phase difference is जीरो और क्या लिखिएगा, कांस्टेंट। समझ गए? द सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ लाइट इमिटेड फ्रॉम देम हैव सेम वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस इज जीरो और क्या, कांस्टेंट। दो स्रोत को कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जब दोनों स्रोत के द्वारा उत्सर्जित, दोनों स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति समान हो और उनके बीच कालांतर शून्य हो या नियत हो, शून्य हो या क्या हो, नियत हो। समझ गए? इसका हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं, तब और भी क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कॉन्सेप्ट, देखिएगा ज़रा सा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हेलो बच्चों, देखिएगा, फिगर ड्रॉ करके बताते हैं और मज़ा आएगा। ये आपका स्रोत, सोर्स 1 से लाइट इमिटेड है, ठीक है? ये सोर्स 1 है। सेकेंड जो है आपका यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए, ये जीरो फेज है, इसका π/2 है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका क्या है, बोलिए? कालांतर जो है 90 डिग्री है, फेज डिफरेंस 90 है और वेवलेंथ दोनों का सेम है। समझ गए? कालांतर, तो ये दोनों सोर्स जो है ना आपका क्या हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्स होगा, कला संबद्ध स्रोत हो जाएगा। समझ गए क्या? अब जो है एक बात बताते, दो इंडिपेंडेंट सोर्स जैसे सन और स्टार, सन का एक अपना फ्रीक्वेंसी है, स्टार का अपना फ्रीक्वेंसी है, कभी भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता। पहला कंडीशन तो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए या वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बात। तो दोनों का तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स
हेलो बच्चों, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। कैन नॉट बी क्या लिखेगा? कोहेरेंट। मतलब दो स्वतंत्र स्रोत, इंडिपेंडेंट दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं हो सकता है, कभी कला संबद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या लिखिएगा? इनकोहेरेंट सोर्स। सेकेंड क्या लिखिएगा? इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स मतलब क्या? वैसा सोर्स जिसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी समान नहीं हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो ना हो। ठीक है, टू सोर्स आर सेड टू बी इनकोहेरेंट। टू सोर्स ऑफ लाइट या वेव आर सेड टू बी इनकोहेरेंट, आर said to be incoherent if light emitted from them do not have, if light emitted from them do not have same wavelength or frequency, wavelength or frequency and phase difference, do not have same wavelength or frequency and phase difference is not constant, phase difference इज नॉट कॉन्स्टेंट। समझ गए? ये दो इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा होगा जिसका वेवलेंथ सेम ना हो, फ्रीक्वेंसी सेम ना हो या फेज डिफरेंस क्या कांस्टेंट ना हो, तो वैसे सोर्स को हम लोग क्या कह देंगे? इनकोहेरेंट सोर्स कह देंगे। समझ गए? जैसे स्टार और सन, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, स्टार एंड सन। ठीक है ना, ये कभी भी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बोलिए? इनकोहेरेंट सोर्स होगा, कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो स्रोत को अकला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। दो स्रोत को अकला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जब दोनों स्रोत से उत्सर्जित, जब दोनों स्रोत से उत्सर्जित तरंग या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य समान नहीं हो, तरंगदैर्घ्य समान नहीं हो, या क्या लिखेगा? नहीं हो, या फेज डिफरेंस कालांतर शून्य या कांस्टेंट नहीं हो। फेज डिफरेंस कालांतर शून्य या नियत नहीं हो, शून्य या नियत नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखेंगे? सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे ये क्या है इसको नोट कर लीजिएगा, इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा एग्जाम्पल? सन और क्या स्टार, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है? कोहेरेंट नहीं हो सकता, ये हमेशा इनकोहेरेंट ही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए ये क्या कहा, हम इसको समझाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या लिखिएगा ये समझना पड़ेगा पहले, तब लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए पोखर में 2 स्टोन फेंके, एक स्टोन इधर फेंकिए एक स्टोन इधर फेंकिए, तो स्टोन के चारों तरफ रिंग बनता होगा, देखते होंगे। वो रिंग फैलते 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 कंबाइन करेगा, कंबाइन करेगा तो नया वेव बन जाएगा। उस नए वेव का जो डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा ना कहीं पे भी, तो जैसे 2 वेव कंबाइन किया तो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, सुनिएगा ज़रा सा, यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसा निकला, देखिए ये क्रेस्ट हो गया, जो जैसे स्टोन फेंकते हैं ऊपर से जो रिंग बनता है क्रेस्ट हुआ, और नीचे वाला जो रिंग बनता है उसके डाउन में वो ट्रॉ हुआ, शीर्ष और गर्त। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा वेव लिए, ये दूसरा वेव लिए, दोनों कंबाइन करेगा तो एक नया वेव बनेगा यहाँ पे। अब देखिए मान लीजिए इस इंस्टेंट पे कह रहे, इस इंस्टेंट पे ये 2 है, इस इंस्टेंट पे ये 3 है, तो ये इंस्टेंट पे ये क्या हो जाएगा 5। सपोज ये इंस्टेंट पे 1 है और ये इंस्टेंट पे 2 है, तो इस इंस्टेंट पे हो जाएगा 1 + 2 3। ये ऐसे करके ये बड़ा वेव बन जाएगा। और सारे इंस्टेंट पे से सपोज ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। तो हर एक इंस्टेंट पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का, ठीक है ना, ये फाइनल वेव का डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे इस दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे आप यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे जो भी होगा इस इंस्टेंट पे दोनों का, यहाँ पे दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। कौन सा सम? वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। हम आपको इसको मैथमेटिकली बाद में प्रूव भी करेंगे। जो ये प्रिंसिपल दिया उसको समझिए। देखिए जब 2 या 2 से अधिक वेव, 2 ही नहीं कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वेव किसी मीडियम में ट्रैवलिंग कर रहा है और वो सुपर इम्पोज किया। जैसे कि आप एक और एग्जांपल देते हैं। आप अपने कमरे में, रूम में एक बल्ब जलाए हुए थे, पहले से एक बल्ब जला हुआ था, दूसरा बल्ब भी लगा हुआ आपके कमरे में, एक बल्ब पहले से जल रहा है, दूसरा बल्ब का स्विच ऑन कर दीजिए, वो भी बल्ब जल गया। अब दो सोर्स से लाइट आ रहा है, तो दोनों सोर्स से जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम में, वो दोनों सुपर इम्पोज करेगा, दोनों कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करेगा तो एक नया वेव बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक नया वेव बनेगा और उस नए वेव का डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे निकालिएगा तो उस दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। अरे बात को समझे? आप देखिए वेक्टर सम क्यों कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हम वेक्टर सम क्यों कह रहे हैं देखिएगा ज़रा सा, देखिएगा ये जो है ये ऐसा हुआ। मेरी बात समझिए, वेक्टर सम क्यों कहें? जैसे ये है, ये है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी होगा, ये पल्स इधर से जा रहा है, ये पल्स उधर से आ रहा है, तो कभी ना कभी होगा, दोनों कंबाइन करेगा तो एक बड़ा पल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये नया वेव बन गया। नया वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों पल्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा ये पल्स है, ये पल्स है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। अब दोनों कंबाइन करेगा तो ये क्रेस्ट है, वो ट्रॉ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका यहाँ पे 3 है। तो वेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि उल्टा डायरेक्शन में, तो 5 + 3 8 नहीं होगा। यहाँ पे वेक्टर सम बोल रहे हैं, 8 नहीं होगा, तो 5 - 3 2 हो जाएगा। 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यही चीज़ कहना चाहते हैं आपको कि जब भी 2 या 2 से अधिक वेव सुपर इम्पोज करेगा तो क्या हो जाएगा? एक नया वेव का फॉर्म होगा, ठीक है ना। उस नए वेव का डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे जितना भी वेव कंबाइन करेगा, सपोज 3 वेव कंबाइन करता है तो तीनों वेव का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
according to principle of superposition। ठीक है, when two or more than two waves traveling in a medium superimpose each other a new wave is formed whose displacement at any instant is equal to displacement due to vector sum of displacement due to individual waves y1, y2, y3 yn। समझ गए? क्लियर हुआ? यानी जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग अध्यारोपित करती है तो नए तरंग का निर्माण होता है, जिस तरंग का किसी भी क्षण विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। लिखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंग किसी माध्यम में अध्यारोपित करती है के अनुसार किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग के अध्यारोपण से, या जब दो या क्या लिखेगा, अध्यारोपित करती है। देखिए अच्छा लैंग्वेज में लिखिए, थोड़ा रुक जाइए। अनुसार किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग के अध्यारोपण से नए तरंग का निर्माण होता है। नए तरंग का निर्माण होता है जिसका नए तरंग का निर्माण होता है जिसका किसी क्षण विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे y बराबर लिख देंगे y1 वेक्टर सम प्लस y2 प्लस y3 जितना भी रहेगा प्लस 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 yn हो जाएगा। ठीक है, इसका 2-3 फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं आपको। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बाद हम लोग छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे। एक इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद
तब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो आज इसका फिगर देखिए, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 जितना भी वेव रहेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पल्स है, ये पल्स है, ये पल्स इधर से जा रहा है, ये पल्स इधर से जा रहा है, ये y1 है, ये y2 है, तो नया पल्स बन जाएगा। तो इस नए पल्स का देखिएगा, इस नए पल्स का ये जो लिखिएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। समझ गए बातों को क्या? ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरफेरेंस। इसी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होगा, इस पे बहुत स्टडी है, इस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरफेरेंस, पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। पहले इसको छोटा पहले समझाते हैं इंटरफेरेंस है क्या, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक जानिए कि इंटरफेरेंस होता क्या है, व्यतिकरण क्या होता है। सबसे पहला बात देखिए, एक तरह से ये सुपरपोजिशन ही हुआ, लेकिन इसको समझिए। जैसे कि आपका एक बल्ब जलाए हुए थे किसी रूम में, ठीक है, उसके बाद उस रूम में दूसरा बल्ब जला दिए, तो पहले जो एक बल्ब जलाए हुए थे उसी का एनर्जी पूरा रूम में होगा, लाइट एनर्जी। पहले जो सिंगल बल्ब जलाए हुए थे उसी का लाइट एनर्जी पूरा रूम में होगा। जैसे ही दूसरा बल्ब जलाए तो दोनों का लाइट एनर्जी पूरा रूम में बिखर जाएगा, मीन्स एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एनर्जी का क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो टाइप का देखिए, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, संतोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। आप देखते हैं कभी कभी अपने मोबाइल फ़ोन से बात करते करते मूव करते रहते हैं, तो जब आप बातें करते हैं तो कभी कभी देखिएगा साउंड का क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो जाता है, साउंड आता ही नहीं है। तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, विनाशी व्यतिकरण। और देखिएगा कहीं कहीं पे आपका क्वालिटी जो है मेंटेन होता है, साउंड का क्वालिटी मेंटेन होता है। कहीं थोड़ा घिसक जाइए उधर तो देखिएगा मेंटेन हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? कि टावर से जो सिग्नल आता है, सपोज एक सिग्नल डायरेक्ट आया आपके पास मोबाइल में और दूसरा सिग्नल किसी बिल्डिंग से टकरा करके आपके पास आया, तो दो सिग्नल आया, अब दोनों सुपर इम्पोज करेगा। जब सुपर इम्पोज करेगा तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वहाँ पे यदि डिस्ट्रक्टिवली किया, वो डिस्ट्रक्टिवली हम बोर्ड पर भी बताते हैं, यदि डिस्ट्रक्टिवली किया तो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और यदि कंस्ट्रक्टिवली किया तो आपका साउंड क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, वॉइस का क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ये खास करके इंटरफेरेंस जो है शहर में होता है, गांव में ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होता है। शहर में क्या होता है कि बहुत सारा फ्लोर्स का बिल्डिंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टावर से आपका सिग्नल होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करके मल्टीपुल सिग्नल आपके मोबाइल में आ जाता है। जैसे ही मल्टीपुल सिग्नल होता है, एक से अधिक सिग्नल आपके मोबाइल में आता है, तो सब कंबाइन करेगा। जब कंबाइन करेगा तो इंटरफेरेंस हो गया, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब कंबाइन करेगा तो दो तरह से कंबाइन करेगा। देखिए पहले समझिए, पूरा अच्छी तरह से समझिएगा। एक तो क्या होगा कि क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रॉ से मिलेगा। देखिएगा पूरा पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है, यहाँ पे ये है, एक आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, ये यहाँ पे ये है, ठीक है, ये यहाँ पे ये है। दोनों सीन में देखिए, दोनों पिक्चर में देखिए क्या है। दोनों पिक्चर में देखिएगा, ध्यान से देखिए, दोनों पिक्चर को गौर से देखिएगा कि जब पहला केस में जो पहला स्थिति का फिगर बनाए हैं
वहाँ पे जब कंबाइन करेगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो कंबाइन किया, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, जैसे कि ये मान लीजिए 2 है, इसका ये 2 है एम्पलीट्यूड, तो ये जो क्रेस्ट होगा इतना बड़ा क्रेस्ट होगा, ये क्रेस्ट 4 हो गया और ये -4 हो गया। देखिएगा यहाँ पे ये -2 होगा, तो यहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मिला, ट्रॉ और ट्रॉ मिला, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया यहाँ पे। तो क्रेस्ट केस से कंबाइन किया, ट्रॉ ट्रॉ से कंबाइन किया। मान लीजिए इसका जो इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2, तो ये जो इंटेंसिटी होगा इस केस में I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस 2 रूट अंडर I1 प्लस I2, प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। मीन्स जब नया वेव जो बना ना, नया जो सुपर इम्पोज करके बना है, उसका इंटेंसिटी दोनों के सम से, देखिए I1 प्लस I2 दोनों के सम से ये फैक्टर अधिक है। लेकिन जब इस केस में देखिएगा ध्यान से, ये +2 है और ये -2 है, तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो कि -1 ही है, मान लो -1 है, तो +2 -1, तो ये घट जाएगा, +2 में से 1 चला जाएगा, सिर्फ ये 1 का बनेगा। देखिए ये 1 का बनेगा, छोटा बनेगा। अगर यदि बराबर रहा तो +2 -2 बराबर 0 हो जाएगा, तब एकदम कंप्लीट आपका साउंड 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्रेस्ट और ये ट्रॉ, इसमें क्रेस्ट और ट्रॉ कंबाइन किया, मतलब शीर्ष और गर्त मिला। इसमें शीर्ष से गर्त गर्त से, इसमें शीर्ष गर्त से गर्त शीर्ष से, इसमें क्रेस्ट के से ट्रॉ ट्रॉ से, इसमें क्रेस्ट ट्रॉ से ट्रॉ क्रेस्ट से। इसमें जो मिला, इसमें जो कॉम्बिनेशन हुआ, पहला स्थिति में क्रेस्ट केस से ट्रॉ ट्रॉ से, और दूसरा में क्रेस्ट ट्रॉ से ट्रॉ क्रेस्ट से, ठीक है। और पहला केस में जो इंटेंसिटी हुआ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 प्लस I2। दूसरा केस में जो इंटेंसिटी निकालिएगा I1 प्लस I2 -2 रूट अंडर I1 इंटू I2, समझे। तो दूसरा केस में ये फैक्टर उसमें से माइनस हो गया, दोनों के सम से थोड़ा कम हो गया इंटेंसिटी, क्योंकि ये फैक्टर यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के सम से थोड़ा प्लस हो गया, 2 रूट अंडर I1 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। ये फैक्टर प्लस हो गया, वो फैक्टर वहाँ पे माइनस हो गया। इंटेंसिटी मतलब थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे दोनों के सम से भी थोड़ा इंटेंसिटी अधिक हो गया, यहाँ पे दोनों के सम से इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया। तो ये जो वाला इंटरफ्रेंस होगा, जब क्रेस्ट ट्रॉ से मिलेगा, ट्रॉ क्रेस्ट से मिलेगा, तब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, विनाशी। और जब ये क्रेस्ट केस से मिलेगा, ट्रॉ ट्रॉ से मिलेगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा बच्चों। और इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा सम हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा, मान लो कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे जो हो गया A + B हो जाएगा। यहाँ पे यदि A है, यहाँ पे B है, तो इसका क्या हो जाएगा, A - B हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, बोलिए। ये कंस्ट्रक्टिव, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, 2 केस हो गया। ये संतोषी व्यतिकरण, वो हो गया विनाशी व्यतिकरण। अब आप समझ गए होंगे, हमको लगता है, जैसा कि हाँ, चलिए इसको लिखते हैं। जो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। और 2 तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक क्या, डिस्ट्रक्टिव होता है। समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा, द फेनोमेना ऑफ redistribution of energy, distribution of energy on the account of superposition of waves in a medium is called interference.
इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। समझ गए? किसी माध्यम में तरंगों के, ठीक है, अध्यारोपण के कारण ऊर्जा में पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस। अब जो आगे पढ़ेंगे ना, अब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक क्या बोले आपको, पहला क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या लिखेंगे? संतोषी व्यतिकरण। ठीक है ना? और दूसरा लिखिएगा विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फ्रेंड्स, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया और क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या लिखेंगे? व्हेन crest of one wave superimposed to the crest of another wave, a trough on the trough, then the interference is said to be constructive interference. यानी a interference in which crest of one wave falls on the crest and trough of one wave falls on the trough. क्लियर हो गया? यानी तो the interference in which the intensity of new wave is greater than the sum of intensity of two waves is called constructive interference. In constructive interference, crest falls on the crest and trough falls on the trough. ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संतोषी व्यतिकरण। क्या लिखेंगे? बोलिए बच्चों, संतोषी व्यतिकरण को क्या लिखेंगे? व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ न्यू वेव इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ two waves, then the interference is said to be constructive interference. An interference is said to be constructive if the intensity of final wave is greater than the intensity of sum of individual waves. sum of two waves लिखिएगा ना, sum of two waves। ठीक है। और यहां पे लिखेंगे इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस crest of one wave, crest falls on the
crest and top falls on the top. Crest falls on the crest and top falls on the top. Top falls on the top. समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे वैसा व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक हो तो उसे संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, संतोषी व्यतिकरण में शीर्ष एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के शीर्ष से, एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के शीर्ष से तथा एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से संयोजित करता है। ठीक है, या मिलता है, संयोजित करता है। समझ गए? इसका फिगर से और क्लियर करते हैं। फिगर बना देंगे ना तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसका फिगर, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे देखिएगा, एक आपको एक वेव ये है। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा वेव आपका ये है, देखिएगा इसका जो एम्पलीट्यूड है आपका ए है। ठीक है, ये माइनस ए है। दूसरा देखिएगा, ये जो है ये बी है, ये माइनस बी है। तो ये जो फाइनल वेव इसका बनेगा, ठीक है ना, देखिएगा फाइनल वेव जो बनेगा ये हो गया। अब आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ना, ये वाला, ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो फाइनली ये
एम्पलीट्यूड जो है ना इसका ऐड हो गया और इसका इंटेंसिटी जो होगा I1 + I2 + 2 √I1 + I2 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये सपोज ये आपको A है और ये आपको B है, क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रो से मिलेगा, ये आपको B है, ठीक है, और ये बन जाएगा परासा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये A + B हो जाएगा। समझ गए? ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, तब फिर ये भी फिगर नीचे में ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले ये सारा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये B है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड A + B हो गया, और इसका A है, इसका B है, इसका एम्पलीट्यूड A + B हो गया, और जिसको कि हम लोग यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे नहीं दिखाइएगा ना, तो ये दोनों कंबाइन करके ये बनेगा, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये A + B होगा। पहले वो फिगर बना लीजिए, तब ये नीचे में ये बनाइएगा, तब क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, फाइनल वेव का इंटेंसिटी दोनों वेव के इंटेंसिटी के सम से कम हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको, तब आपको डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे समझा देते हैं। लिखिए, दूसरा जो लिखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, इसको क्या लिखिएगा बोलिए? An interference in which intensity of final wave is less than that of sum of intensity of two waves is called destructive interference. इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट ट्रॉ पे फॉल करेगा एंड ट्रॉ क्रेस्ट पे, तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस crest of one wave fall on trough of another wave एंड क्या लिखेगा, वाइस वर्सा, समझ गए? इसका क्रेस्ट उसके ट्रॉ पे, उसका ट्रॉ इसके क्रेस्ट पे, इस तरह से कंबाइन करेगा। यहाँ पे तो क्रेस्ट से कर रहा था, ट्रॉ से कर रहा था, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब ये डिस्ट्रक्टिव, देखिए वैसा व्यतिकरण जिसमें, इसको हिंदी में लिख लेंगे, वैसा व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग का की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से कम हो तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।
व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए? अब विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है। ठीक है, शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से तथा एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के क्या शीर्ष से। एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तथा इसका उल्टा भी संभव है। अब इसमें जो है ना हम आपको फिगर बना करके बताते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे जो आर होता था मतलब फाइनल एम्पलीट्यूड होता था ए प्लस बी होता था, और यहाँ पे जो फाइनल एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्रेस्ट किससे कंबाइन करेगा, ट्रॉ से। वहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट से कंबाइन करता था, ट्रॉ ट्रॉ से कंबाइन करता था, इस वजह से प्लस हो जाता था। यहाँ क्रेस्ट ट्रॉ से करेगा, ट्रॉ क्रेस्ट से, इस वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिएगा हम इसका फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए फिगर देखिएगा कैसे करिएगा। ये आपका क्रेस्ट है, ये ट्रॉ है, ये क्रेस्ट है। ये एक वेव हो गया और दूसरा वेव देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका B है, ये आपका A है। ठीक है, ये आपका B है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा, ये A माइनस बी छोटा बनेगा, इसका घट जाएगा। सपोज ये 5 रहता, ये 2 रहता, तो 5 माइनस 2 3, तो ये छोटा बन जाएगा। देखिएगा जरा सा। और यदि सेम हो गया, यदि सेम रहता A और A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब 0 का बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो हो गया ना, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। इसका यदि ये वाला फिगर बनाना चाहेंगे तो देखिए, ये इसका एम्पलीट्यूड A होगा, ठीक है ना, प्लस ये इसका ट्रॉ कंबाइन करेगा। ये B हो जाएगा। तो फाइनली ये छोटा बनेगा। ठीक है, ये जो होगा ये छोटा बन जाएगा, और ये छोटा जो बनेगा ये A माइनस बी हो जाएगा। समझ गए बातों को क्या? ये A माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है ना? इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल किया, ट्रॉ ट्रॉ पे फॉल किया, और डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ बच्चों, क्रेस्ट ट्रॉ पे, ट्रॉ क्रेस्ट पे फॉल किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे आप लोग स्टूडेंट।
हम फिर से एक बार कर देते हैं, कोहेरेंट सोर्स जिसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट हो, कोहेरेंट सोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताएं, दो या दो से अधिक वेव कंबाइन करेगा, एक नए वेव का फॉर्मेशन होगा। वो नए वेव का किसी भी इंस्टेंट में विस्थापन जो होगा सारे वेव के विस्थापन के सदिश योग के बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। और इंटरफेरेंस बताए, सुपरपोजिशन जब होगा तो नया वेव बनेगा तो उसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का पुनर्वितरण होगा। इस घटना को हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे, समझ गए? इस घटना को क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। और इंटरफेरेंस दो तरह का हो गया, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव हो गया। कंस्ट्रक्टिव में ट्रेस से ट्रॉ से, सिर से गर्त से कंबाइन करेगा, और डिस्ट्रक्टिव में शीर्ष गर्त सिर से कंबाइन करेगा। ठीक है, वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, आज के क्लास में यही रहने देते हैं, है ना? तो इसको कंप्लीट करके रखिएगा और प्रीवियस जितना भी क्लास है रिविज़न करते रहिए और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, कभी न कभी सक्सेस मिलेगा आपको। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।